जय हिंद। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको भूकंप के बारे में A to Z बता दिए थे और ये बताए थे कि समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। देखिए, सुनामी जो है वो एक जापानी भाषा का शब्द है जिसे कहते हैं तटीय तरंग। सुनामी हमेशा तभी क्षति पहुंचाती है जो समुद्र के किनारे पहुंचती है तब। जैसे मान लीजिए समुद्र के अंदर, उसकी ज़मीन के अंदर कोई भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसका तो फोकस हो जाएगा ज़मीन के अंदर और इसका एपिसेंटर हो जाएगा समुद्र का नीतल। देखिए, समुद्र में जहाँ जहाज चलती है उसे तल कहते हैं और जहाँ मरने के बाद आदमी डूब के नीचे चला जाता है उसे कहते हैं नीतल। तो ये एपिसेंटर हो जाएगा और ये पूरे पानी को हिला देगा, जिसका इफेक्ट इस तटों पर देखा जाएगा। यहाँ इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ समझिए कि जो सुनामी होती है इसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो इसका वेवलेंथ, आयाम और स्पीड। आयाम का मतलब होता है ऊंचाई, वेवलेंथ का मतलब है कितनी लंबी तरंग है, ये चीज़ें होती है। अब जैसे देखिएगा, बीच समुद्र में जब सुनामी चलती है तो ये तरंग ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, लेकिन जो तट पर पहुँचती है तो ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। समुद्र में इसकी जो लंबाई होती है, इसके वेवलेंथ की जो लंबाई होती है वो लगभग 200 किलोमीटर लंबी होती है। 200 किलोमीटर लंबी लंबी तरंगें चलती हैं बीच समुद्र में, जिसका नतीजा होता है कि बीच समुद्र में अगर कोई जहाज है, कार्गो जहाज, इसके नीचे से अगर कोई सुनामी चली जाएगी ना तो पता ही नहीं चलेगा। इतनी लंबी तरंग होती है और उसकी ऊंचाई भी बहुत कम होती है। अब मान लीजिए कोई बहुत लंबा धागा है, उसको हल्का सा उठा भी दीजिएगा तो पता तो नहीं चलने वाला है। तो इस वजह से सुनामी बीच समुद्र में कोई इफेक्ट नहीं करती है, पता भी नहीं चलता है लोगों को कि नीचे से सुनामी चली गई है। लेकिन यही जो तरंग इतनी लंबी है, जब वो समुद्र के तट पर पहुंचती है तो इस तट पर इसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है, जिस वजह से ये ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से ये तट पर खतरनाक हो जाती है। तो जो मिड सी है, यानी समुद्र का बीचों बीच एक कोस्टल एरिया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि बीच समुद्र में इसकी वेवलेंथ 200 किलोमीटर होती है, जो तट पर आकर केवल 10 किलोमीटर हो जाती है। यानी 200 किलोमीटर की चीज़ को अगर आप दबा के केवल 10 किलोमीटर में करिएगा तो ऊंचा हो ही जाएगा। अब 200 किलोमीटर का कोई हाईवे है, सड़क है, दोनों ओर से दबाइएगा तो बीच में उठ जाता है। यही नतीजा होता है कि जो ऊंचाई यानी जो आयाम थी इसकी बीच समुद्र में 1 मीटर था, वो तट पर आकर 30 मीटर हो जाता है। 30 मीटर सोचिए ना, अब तो उतना हाइट हो जाने की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन समुद्र में कोई रुकावट नहीं होती है, इस वजह से समुद्र में सुनामी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और तट पर आने के बाद सुनामी की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तट पर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है लेकिन स्पीड थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके नुकसान इतना भयानक हो जाता है। जैसे देखिए, ये पानी वाली जहाज है, एम्बैंकमेंट तोड़ के शहर में घुस गई है और ये पानी वाली जहाज समुद्री चीज को शहर में फेंक देता है, इतना ज़्यादा लॉस होता है। जापान तो इसका भुक्तभोगी है। अब आप देखिए ना, ये पानी वाली जहाज को उठा के लाया था समुद्र, शहर में फेंक दिया था और एक बिल्डिंग के ऊपर ये पानी वाली जहाज को फेंकना पड़ा था। 2011 में जो जापान में सुनामी आई थी, वो समुद्र के नीचे जो भूकंप आया था वो उसकी तीव्रता इंटेंसिटी 9 रिक्टर स्केल पे था, इतना भयानक था। तो ये कुदरत जो है ना वो दिखा देती है कि हम जब चाहें इंसान को ध्वस्त कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इससे बचने का एक उपाय होता है जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में डार्ट कहते हैं। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये क्या होता है कि इसके 2 डिवाइस होते हैं। एक समुद्र में ये तैरते रहता है, इसको लगा दिया जाता है। ये क्या करता है, पता लगाता है कि समुद्र के तल में कोई भूकंप तो नहीं आया है, और अगर भूकंप आया है तो जेन्युइन है कि वहाँ से सुनामी उत्पन्न होगा। तो जब सुनामी उत्पन्न होता है तो उसके 8 घंटे पहले ये डार्ट नाम का मशीन सिग्नल भेज देता है अपने बेस सेंटर पे। जैसे अंडमान निकोबार में डार्ट मशीन को लगाया गया है और इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया, हैदराबाद में। अंडमान निकोबार में भी यहीं से चेतावनी दे दी जाएगी 8 घंटा पहले। सुनामी आने के 8 घंटा पहले ये चेतावनी दे देता है और कुछ घंटे पहले समुद्र का जो तट होता है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि पिकअप बनाने के लिए पीछे हटा है तो लोग घूमने चल जाते हैं, आके एक बार बहवा के लेके चला जाता है ये सुनामी। तो भूकंप एक ऐसी चीज थी कि जिसकी हम पूर्वानुमान बहुत मुश्किल से कर पाते थे, जबकि सुनामी जो है उसका हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।